जब भी हम निवेश की बात करते हैं ना, तो एक शब्द हमेशा साथ आता है, रिस्क। और सच तो यह है कि यही वो डर है जो बहुत से लोगों को मार्केट से दूर ही रखता है। पर क्या हो अगर इस डर का सामना किया जाए, इसे ठीक से समझा जाए और इसे अपने फायदे में बदलना सीख लिया जाए। चलिए आज निवेश के इसी सबसे ज़रूरी पहलू को, मतलब रिस्क को, आसान भाषा में समझते हैं। तो सोचा जाए कि निवेश करते समय सबसे बड़ा डर किस चीज़ का होता है। वो एक कौन सी चीज़ है जो बहुत से लोगों को बाजार में पहला कदम रखने से भी रोक देती है। हाँ बिल्कुल, डर लगता है अपनी मेहनत की कमाई खो देने का, है ना। ये सोचना भी डरावना है कि भाई सालों की जो बचत है वो एक गलत फैसले से कम हो जाएगी। और ये डर लगना मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये डर सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम रिस्क को ठीक से समझते नहीं हैं? क्या हो अगर इस डर को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि सही तरीकों से मैनेज भी किया जा सकता हो? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रिस्क है क्या। देखिए, आम बोलचाल में तो हम रिस्क का मतलब सिर्फ नुकसान समझते हैं, पर फाइनेंस की दुनिया में इसका मतलब थोड़ा अलग है। रिस्क का असली मतलब है हमारी उम्मीद और जो असल में हुआ उसके बीच का फर्क। इसी को वॉलेटिलिटी या अस्थिरता भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि उम्मीद थी 15% रिटर्न की, पर मिले सिर्फ 5%। तो ये जो 10% का गैप है ना, वही रिस्क है। और मजे की बात सुनिए, अगर उम्मीद से ज्यादा मान लीजिए 25% मिल गए तो टेक्निकली वो भी रिस्की है, बस एक अच्छा वाला रिस्क। अच्छा, तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए पहले इसे पहचानना होगा। निवेश में मोटे तौर पर दो तरह के जोखिम होते हैं। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो ये दो तरह के रिस्क हैं। पहला है सिस्टमैटिक रिस्क। ये वो रिस्क है जो पूरे के पूरे बाजार पर असर डालता है। सोचिए, कोई आर्थिक मंदी आ गई या कोई महामारी, इसका असर किसी एक कंपनी पर नहीं, सब पर होता है और इससे आप बच नहीं सकते, डाइवर्सिफिकेशन से भी नहीं। दूसरी तरफ है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये किसी एक खास कंपनी या सेक्टर से जुड़ा होता है, जैसे किसी कंपनी का मैनेजमेंट खराब निकल गया या उसका कोई प्रोडक्ट फेल हो गया। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वाले रिस्क को, इसे मैनेज किया जा सकता है। तो हमारा पूरा फोकस इसी अनसिस्टमैटिक रिस्क पर रहेगा। ये वो दुश्मन है जिसे हम लड़ सकते हैं, उसे हरा सकते हैं अगर हमारे पास एक सही हथियार हो, एक मजबूत ढाल हो। तो सवाल ये है कि आखिर ये ढाल है क्या? वो ढाल है डाइवर्सिफिकेशन, जिसे हम विविधीकरण भी कहते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट का शायद सबसे पावरफुल और सबसे ज़रूरी टूल है। फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि डाइवर्सिफिकेशन ही एकमात्र फ्री लंच है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये रिस्क कम करने का एक ऐसा तरीका है जिसके लिए आपको अपने संभावित रिटर्न से समझौता नहीं करना पड़ता। मतलब बिना कुछ खोए अपना रिस्क कम करना, इसी को कहते हैं फ्री लंच। तो ये डाइवर्सिफिकेशन आखिर है क्या चीज़? बहुत आसान शब्दों में कहें तो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। बस अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर अलग अलग एसेट्स में बांटना, ताकि अगर एक निवेश अच्छा परफॉर्म न भी करे ना, तो दूसरा उसकी भरपाई कर दे। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, आप अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह की, एक दूसरे से ज्यादा संबंध ना रखने वाली चीजें रखते हैं। तो होता क्या है, जब कोई एक एसेट नीचे जाता है तो बहुत मुमकिन है कि कोई दूसरा ऊपर चला जाए, और नतीजा आपके पूरे पोर्टफोलियो का जो ओवरऑल रिस्क है वो कम हो जाता है। और इस पूरे लॉजिक के पीछे का जो सीक्रेट है ना, वो है कोरिलेशन। इसे ऐसे समझिए, अगर दो चीजें एक साथ ऊपर नीचे जाती हैं, जैसे मान लीजिए दो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, तो उनमें है पॉजिटिव कोरिलेशन। इससे डाइवर्सिफिकेशन का असली फायदा नहीं मिलता। लेकिन अगर दो चीजें एक दूसरे से उल्टा चलती हैं, जैसे अक्सर जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो सोने के दाम बढ़ जाते हैं, तो उनमें है नेगेटिव कोरिलेशन। और बस यही है डाइवर्सिफिकेशन का असली जादू। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब इस पूरी कहानी को एक्शन में लाते हैं। मतलब एक मजबूत और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो असल में बनाया कैसे जाता है। अब देखिए, एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ना कई लेवल पर होता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी लेवल है एसेट क्लास, मतलब अपना पैसा इक्विटी, डेट, गोल्ड जैसी अलग अलग चीजों में लगाना। फिर आता है इंडस्ट्री या सेक्टर, मतलब सारा पैसा सिर्फ आईटी स्टॉक्स में नहीं बल्कि थोड़ा फार्मा में, थोड़ा बैंकिंग में, ऐसे बांटना। तीसरा लेवल है ज्योग्राफी,
यानी सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं, थोड़ा पैसा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लगाना। और चौथा और बहुत ही स्मार्ट तरीका है समय का डाइवर्सिफिकेशन, यानी सारा पैसा एक साथ झोंक देने के बजाय एसआईपी के जरिए धीरे धीरे आराम से इन्वेस्ट करना। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई मॉडरेट रिस्क वाला निवेशक है, मतलब जो ना बहुत ज्यादा डरता है ना बहुत ज्यादा रिस्क लेता है। तो उसका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिख सकता है। 60% पैसा ग्रोथ के लिए इक्विटी में, 30% पैसा स्थिरता के लिए डेट में और बाकी का 10% सोने जैसी कमोडिटी में, जो महंगाई से बचाने में मदद करता है। ये होता है एसेट एलोकेशन। लेकिन एक बात साफ है, हर किसी का पोर्टफोलियो एक जैसा नहीं हो सकता। सबसे जरूरी चीज है अपने पोर्टफोलियो को अपनी खुद की रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से बनाना। तो सवाल उठता है कि किसी की रिस्क प्रोफाइल कैसी हो सकती है। कोई कंजर्वेटिव हो सकता है जिसके लिए सबसे जरूरी है कि उसका मूलधन सुरक्षित रहे, या कोई मॉडरेट हो सकता है जो ग्रोथ और सुरक्षा में एक बैलेंस चाहता है, या फिर कोई अग्रेसिव भी हो सकता है जो ज्यादा ग्रोथ के लिए ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है। किसी भी निवेशक की प्रोफाइल ही ये तय करती है कि उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट का मिक्स कैसा होना चाहिए। अब शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही सरल और मजेदार नियम है जिसे 100 का नियम कहते हैं। ये उम्र के हिसाब से एसेट एलोकेशन का एक मोटा मोटा अंदाजा देता है। ये नियम बड़ा सिंपल है। 100 में से अपनी उम्र घटा दीजिए, जो नंबर बचा उतने प्रतिशत पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए। जैसे अगर कोई 30 साल का है तो 100 - 30 हुआ 70, तो 70% इक्विटी में। वहीं अगर कोई 60 साल का है तो उसके लिए ये घटकर 40% रह जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक भी सीधा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, रिस्क लेने की क्षमता और समय दोनों कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही पावरफुल ढाल है, पर यह सिस्टमैटिक रिस्क को नहीं रोक सकती। याद है ना वो रिस्क जो पूरे मार्केट पर आता है? जब 2008 की मंदी की तरह पूरा बाजार ही नीचे जाता है, तब लगभग हर एसेट पर असर पड़ता ही है। तो आज की इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी सीख क्या है? एक स्मार्ट निवेशक वो नहीं होता जो रिस्क से भागता है या उसे खत्म करने की कोशिश करता है। नहीं, एक स्मार्ट निवेशक वो है जो रिस्क को समझता है, उसे नापता है और फिर उसे समझदारी से मैनेज करता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या निवेश में जोखिम है, सवाल ये है कि क्या हम उस जोखिम को मैनेज करने के लिए तैयार हैं।